नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम बात कर रहे थे अपनी रीट को लेकर कि रीट में आपका एक टॉपिक दे रखा है राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान हिस्ट्री में भी एक टॉपिक आपका है सभ्यताओं का, और हम सभ्यताओं पर बात कर रहे थे। एक सेशन जो हमारा कल की जो क्लास हो गई थी, उस क्लास में हमने कालीबंगा और आहड़ सभ्यता को देख लिया था कि यहाँ से कौन कौन से प्रमाण मिले, इनकी खोज किसने की, इनके जो उत्खनन कार्य था वो किसने किया, और यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, इन सारी चीजों की हमने बात कर ली थी कल। और एक भी प्रश्न हमारा इस सभ्यताओं से बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने सारी चीजों का निचोड़ करके एक ही जगह आपको देने का प्रयास किया है प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आपने अभी तक वो कल वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आगे की सभ्यताओं की, और आज की जो हमारी सभ्यताएं रहने वाली है वो है गणेश्वर सभ्यता। देखो, गणेश्वर सभ्यता जो है वो कहां से मिली है? सीकर में है। कहां पर है गणेश्वर सभ्यता? पहले सीकर में थी, लेकिन अब जो है ये नए जिले बनने के कारण ये कहां पर है? नीम का थाना। कहां चली गई है? नीम का थाना। और पहले की बात करें तो पहले कहां थी? सीकर में आती थी, है ना। अगर नदी की बात करें तो इसकी नदी जो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी? कांतली। देखो, कोई भी सभ्यता है, कल भी हमने बात की थी, आज फिर करते हैं कि कोई भी सभ्यता, लगभग जो सभ्यताएं विकसित हुई है वो किसी ना किसी नदी के किनारे क्या हुई है? विकसित हुई है। क्योंकि लोगों को पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हमें खाना चाहिए बाद में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी तो हमें सबसे पहले जरूरत होती है पानी की, इसलिए पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो नदियों के किनारे क्या हुई है? सभ्यताएं विकसित हुई। ताम्र युगीन स्थल है, ताम्र युगीन स्थल है, क्योंकि यहां से तांबे के जो उपकरण मिले वो मिले हैं कहां से? गणेश्वर से। इसके उपनाम की बात करूं तो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। और इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। किसे? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और इसे ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से? ताम्र संचयी सभ्यता। तो अब देखो, इसको और किस किस नाम से? इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसे? गणेश्वर को। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। किसे? गणेश्वर को। इसे ताम्र युगीन संचयी सभ्यता कहा जाता है। किसे? गणेश्वर को। तो ये चीजें इसकी उपनाम है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो पहले सीकर जिले में आती थी, वर्तमान में नए जिलों के अनुसार ये नीमका थाना के जिले में चली गई है। और नीमका थाना में जो नदी है कांतली है, खंडेला की पहाड़ियों से जिस नदी का उद्गम होता है, कौन सी? कांतली नदी। इस कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई है? आपकी विकसित हुई है। अब देखो, ये जो है ये ताम्रकालीन स्थल है, ताम्र युगीन स्थल है, ये कई बार पूछा जाता है आपसे। ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीन स्थल तो कौन सा है? आहड़ है। आपको कई बार ये चीजें पूछी जाती है। देखो कि ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे जो प्राचीन स्थल है वो तो कौन सा है? आहड़ है। लेकिन तांबे के सबसे ज्यादा जो उपकरण मिले हैं वो आपको कहां से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? गणेश्वर। कि तांबे के सर्वाधिक उपकरण कहां से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। इसकी जो खोज है, इसकी खोज कब होती है? तो इसकी खोज 1977-78 में करते हैं। कौन? आरसी अग्रवाल। कौन करते हैं? आरसी। आरसी का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, है ना। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। आरसी का पूरा नाम क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल। ये आरसी अग्रवाल क्या करते हैं? इस गणेश्वर सभ्यता की खोज करते हैं। कब करते हैं? 1977-78 में। आप बार बार साथ साथ में बोलने का प्रयास करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। मानता हूं कि सभ्यताएं थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि इनमें फैक्ट है, फैक्ट के अलावा कोई भी बातें नहीं है, सारी की सारी फैक्चुअल बातें हैं। तो हमें इन फैक्टों को याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्या पूछा जाता है? फैक्ट ही पूछा जाता है, और वो फैक्ट हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको हमने बात की गणेश्वर सभ्यता की, ताम्रयुगीन स्थल है, किस जिले में है? नीमका थाना जिले में है। नदी कौन सी है? कांतली नदी है। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। इस नदी को और किस किस, इस सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है?
तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, इसे ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट करके बताओ, ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। हमने कल भी बात की थी कि आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि ताम्र संचयी सभ्यता कौन सी है, गणेशवर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, गणेश्वर। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। देखो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में जो प्राचीन स्थल है वो तो आपका कौन सा है, आहड़, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा जो तांबे के उपकरण मिले वो कहां से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं ना। इस गणेश्वर की खोज आरसी अग्रवाल करता है। अब देखो गणेश्वर सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं कि यहां से क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो यहां पर एक तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग क्या थे, मांसाहारी थे। क्या थे, मांसाहारी। यानी यहां से जो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इसके आधार पर इतिहासकारों ने यह कह दिया कि यहाँ के लोग तो क्या करते थे, मांस खाते थे, तभी तो मछलियों को पकड़ते थे ना। तो इस कारण से इन्हें इतिहासकारों ने मांसाहारी कह दिया। यहाँ पर दोहरी पेचदार पिन मिली है। दोहरी पेचदार, जो पेचदार पिन होती है ना, पिन समझते हो ना, पिन वही पिन मिली है यहां से, है ना। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को तांबे का निर्यात करते, ऐसा भी अनुमान, क्योंकि तांबा की बहुत ज्यादा मात्रा में, यहाँ पर अधिकता में क्या है, तांबा पाया गया है। इस कारण से इन लोगों ने अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर शायद ये जो लोग थे, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को तांबा का क्या करते थे, निर्यात का मतलब बेचना होता है ना, और आयात का मतलब खरीदना होता है। पहले हम जब क्लासों में पढ़ते थे 10वीं तक, तो हमारे आयात निर्यात बहुत मुश्किलें आते हैं ना, अवरोही आरोही ये चीजें। तो अब तो आपको याद करना, आयात का मतलब क्या आता है, बेचना। निर्यात का मतलब क्या होता है, बेचना, कि ये लोग यहाँ पर क्या करते थे, तांबा का निर्यात करते थे। अब देखो काले और नीले रंग के एक मृदभांड मिले यहां से, किसके, काले प्लस नीले रंग युक्त मृदभांड मिले हैं, जिन्हें कर्पिश वर्णी या गेरिक मृदभांड भी कहा गया है। कहां से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले, कि गणेश्वर सभ्यता से कर्पिश वर्णी मृदभांड मिले हैं, इन्हीं को गेरिक मृदभांड कहते हैं। और ये मृदभांड जो है वो काले व नीले रंग से युक्त है। ये चीजें भी आपको ध्यान में, मृदभांड वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काले और नीले रंग के मृदभांड कहां से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले। इन्हें कर्पिश वर्णी कहा गया है, इन्हें ही गेरिक मृदभांड कहा गया है। किस सभ्यता से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से ये चीजें आपको मिली है। उसके बाद में मिट्टी के पात्रों में सर्वाधिक छल्लेदार पात्र मिले, कि मिट्टी के पात्र जो मिले यहाँ पर उनमें सर्वाधिक छल्लेदार पात्र, जैसे मान लीजिए अपना चाय पीने का जो कप होता है, उसको जो चाय पकड़ने वाला जो डंडा होता है ना, डंडा, उसको बोलते हैं ना छल्लेदार पात्र मिले। भवनों में केवल पत्थरों का प्रयोग, पिछली बार सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आता ही रहता है, लेकिन सीटी में प्रश्न पूछा गया कि किस सभ्यता में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया, किस सभ्यता में भवन के निर्माण के लिए केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो वो सभ्यता कौन सी है आपकी, गणेश्वर। क्योंकि गणेश्वर सभ्यता में मकान बनाने की जो प्रक्रिया थी या मकानों के जो निर्माण था, उस निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली, उसके बाद में इसके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कि इस यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। जैसे जैसे आपको मतलब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सारी चीजें हम सोचकर आपके लिए पहले से तैयार रखेंगे कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। बस आपको तो प्लस एकेडमी के साथ में जुड़कर अपनी मंजिल को प्राप्त करनी है, और मंजिल आपको प्राप्त कराएगी प्लस एकेडमी। तो आप प्लस एकेडमी के साथ में जुड़ रही, आपको क्लास बढ़िया लग रही है, क्लास पसंद आ रही है, क्लास में चीजें आपको समझ में आ रही है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो हम रोज आपसे क्लास में जुड़ पाएंगे। तो देखो गणेश्वर सभ्यता के अब कुछ प्रश्न हैं जिनकी हम बात करते हैं कि यहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ, तो अभी हमने बात की थी, इसकी खोज की थी वो किसने की थी, आरसी अग्रवाल ने की थी, और आरसी अग्रवाल ने की थी, और आरसी अग्रवाल के निर्देशन में ही क्या हुआ था, इसका उत्खनन हुआ। तो ये रहा आरसी अग्रवाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरसी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने बात की थी गणेश्वर सभ्यता के जो उपनामों की, कि इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, इसे ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है, इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। किसे, गणेश्वर को। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था।
अभी हमने बात की है कि गणेश्वर सभ्यता में क्या होता था, मकान बनाते समय ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ के लोग तो पत्थरों का प्रयोग करते थे केवल। किस सभ्यता की बात की? गणेश्वर। तो यहाँ पर पूछा है कि किस सभ्यता के लोग भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं करते, तो बिल्कुल सही बात है, गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे ये ईंटों का प्रयोग नहीं, ये केवल और केवल किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे। देखो कालीबंगा दे रखा है, कालीबंगा में तो होता था, नुआ में होता, पीलीबंगा, इनमें तो होता था, लेकिन जो गणेश्वर सभ्यता इसमें बिल्कुल भी नहीं प्रयोग किया गया था। आगे और देख लेते हैं, किस सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ? अभी अभी हमने बात की थी कि गणेश्वर सभ्यता को मांसाहारी सभ्यता, यानी ऐसा बताया गया है कि यहाँ के जो लोग थे वो शायद मांस खाते होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है? एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है, और उस कांटा मिलने के कारण ये अनुमान लगाया गया विद्वानों के अनुसार कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते होंगे? मांस खाते होंगे, यानी मांसाहारी थे। तो ये गणेश्वर सभ्यता से मिला है क्या? मछली पकड़ने का कांटा, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। तांबे के सर्वाधिक उपकरण किस सभ्यता से मिले हैं? देखो तांबे से मैंने बात की थी कि जो सर्वाधिक सबसे पुराना जो ताम्रयुगीन स्थल था वो तो कौन सा है? आहड़ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो तांबे के उपकरण मिले हैं अपने को वो कहां से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? गणेश्वर हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा? गणेश्वर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। अब हम अगली सभ्यता पढ़ते हैं, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता, विराटनगर या बेराट एक ही बात है ना। बेराट सभ्यता की बात करें तो पहले तो ये जयपुर में आती थी, लेकिन अब की अगर वर्तमान की हम बात करें तो ये कोटपुतली बहरोड में आता है। तो ये जिला जो है वो कौन सा बन जाएगा? कोटपुतली बहरोड। और पहले की मैं बात करूं तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत ही आता था, है ना। जयपुर से अलग होकर ही कौन सा बना है? कोटपुतली बहरोड। नदी की बात करें तो यहां पर नदी आ जाएगी अर्जुन की गंगा या बाण गंगा। कौन सी नदी? यहां पर नदी आएगी आपकी बाण गंगा। यह बाण गंगा जो है इसी को बोलते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। और इसी नदी को बोलते हैं खंडित नदी। कौन सी नदी? खंडित नदी। अब देखो ये बाणगंगा है, इस अर्जुन की गंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्जुन ने अपनी तीर से, धनुष के तीर से इस नदी को क्या किया था? उत्पन्न किया था, जिस कारण से ये क्या कहलाती है? अर्जुन की गंगा कहलाती है। और इसी नदी के किनारे विकसित हुई है कौन सी? आपकी बेराट सभ्यता। ठीक है ना। अब देखो बेराट सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी दयाराम साहनी ने? तो 1936-37 में की थी। कब की थी? 1936-37 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मैं फिर बोल रहा हूं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है दयाराम साहनी। कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट? दयाराम साहनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्खनन का जो कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जो उत्खनन का कार्य एक तो कैलाश चंद्र दीक्षित के द्वारा और एक नील रतन बनर्जी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था? उत्खनन का कार्य किया गया था। एक तो कैलाश चंद्र दीक्षित और एक नील रतन बनर्जी, इन्होंने जो उत्खनन कार्य किया था वो किया कहां से था? तो एक तो बिजक की पहाड़ी आती है, एक भीम डूंगरी, एक महादेव डूंगरी और एक गणेश डूंगरी। यहां से ऐसा बताया जाता है कि यहां पर इन्होंने उत्खनन कार्य किया था। अब देखो इसमें बहुत सारी डूंगरियां वगैरह है। ये बीजे की पहाड़ी है। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ से 2 अशोक के शिलालेख भी मिले हैं ना, बाबरू शिलालेख 1 और बाबरू शिलालेख 2। अब देखो भीम डूंगरी कहाँ ऐसा जाता है? बताया ऐसा जाता है कि यहाँ पर मौर्यकालीन व महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। महाभारत के समय जब पांडव आए थे तो पांडवों का जो अज्ञातवास था, उन्होंने अपना अज्ञातवास इस विराटनगर में बिताया था। और इस विराटनगर का जो राजा बताया जाता है वो कौन राजा? विराट था। तो यहाँ पर एक बार कहा ऐसा जाता है कि इधर से भीम और द्रौपदी गुजर रहे थे। भीम जो उनकी पत्नी थी द्रौपदी, तो द्रौपदी गुजर रहे थे तो द्रौपदी को क्या लगी? प्यास लग गई बीच में। तो द्रौपदी ने कहा मुझे पानी चाहिए। तो यहाँ पर आसपास में कोई भी पानी का इलाका या कहीं पर भी पानी ऐसा था नहीं। तो भीम ने, इस द्रौपदी को बहुत जोर की लगी प्यास, तो भीम ने कहा थोड़ी दूर और चल ले, आगे देखेंगे कोई नहर वगैरह आएगी तो वहां पर हम पानी पी लेंगे। द्रौपदी ने कहा कि मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। तब ऐसा कहा जाता है कि भीम ने लात मारी और लात मारने से एक खड्डा हो गया और एक बड़ी सी डूंगरी का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहते हैं? एक लात मारी जिसे भीमकुंड भी कहते हैं। यहाँ पर एक गड्ढा हो गया जिससे कहते हैं भीमकुंड। क्या कहते हैं?
भीमकुंड, और उसी के नाम पर इस डोंगरी का नाम भी क्या पड़ गया था, भीम डोंगरी पड़ा था। तो लात, पहले वाले आदमी तो लात से भी पानी, देखो कितनी बड़ी बात थी। और आज तो याद आराम से रह जाएगा कि बीजक की पहाड़ी, भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बीजक की पहाड़ी या गणेश डोंगरी या भीम डोंगरी या महादेव डोंगरी कहां पर है या किस सभ्यता से संबंधित, तो आपका आंसर क्या आएगा, बेराट सभ्यता, है ना। बेराट सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं वो किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, तो यहां पर हमने बात की है मौर्यकालीन और बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। देखो मौर्यकालीन और बौद्ध धर्म की जानकारी यहां पर मिलती है, और महाभारत कालीन अवशेष भी मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेष मिले यहां पर, है ना। यहां पर भाब्रू अभिलेख मिला है, जो अशोक के जो ये भाब्रू अभिलेख था ये एक लघु शिलालेख था, और ये अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा, भाब्रू। देखो भाब्रू अभिलेख जो मिला है वो सम्राट अशोक का था, मौर्य शासक हुआ है सम्राट अशोक। ये अशोक का अभिलेख है, और ये अशोक के जो लघु अभिलेख है या लघु शिलालेख हैं इनमें सबसे बड़ा अभिलेख है कौन सा, भाब्रू अभिलेख। और इस भाब्रू अभिलेख में जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, उन त्रिरत्नों में बौद्ध धम्म संघ जो हैं ये क्या है, त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, और इनकी जानकारी मिलती है किसमें, भाब्रू अभिलेख में। ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। भाब्रू अभिलेख को 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में संरक्षित किया गया। ये जो भाब्रू अभिलेख खोजा गया था ये 1837 में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1837 में ये अभिलेख जो आपका ये खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, तो कैप्टन बर्ट के द्वारा ये खोजा गया था, कैप्टन बर्ट। इस कैप्टन बर्ट के द्वारा ये खोजा गया था कौन सा अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। और कब खोजा है, 1837 में खोजा गया है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी मिलती है, बुद्ध धम्म और संघ की। ये भाब्रू जो अभिलेख है 1837 में खोजा गया। फिर 1840 में ये भाब्रू जो अभिलेख है, ये भाब्रू अभिलेख जो है ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है यानी कलकत्ता में ये क्या अभी तक वर्तमान में संरक्षित है ना, रखा गया है। अब देखो बौद्ध चैत्य, बौद्ध विहार व बौद्ध स्तूप मिले। यहां से कहां से मिले, बेराट सभ्यता की बात कर रहे हैं कि बेराट सभ्यता में बौद्ध चैत्य मिले, बौद्ध विहार मिले, बौद्ध स्तूप। देखो बौद्ध चैत्य मतलब जहां पर बौद्ध जो पूजा करने का स्थान था उसे हम कहते हैं बौद्ध चैत्य। बौद्ध विहार जहां पर बौद्ध धर्म के लोग रहते थे उन्हें बौद्ध विहार बोला गया है। और बौद्ध स्तूप का मतलब क्या होता है कि जहां पर पूजा करते थे, नहीं समाधियां, बौद्ध धर्म के लोगों की जो समाधियां थी उन समाधियों वालों को क्या बोला गया है, स्तूप का मतलब क्या होता है, समाधि। कि जहां पर बौद्ध धर्म के लोगों की क्या बनी हुई है, समाधि। विहार का मतलब क्या है, रहने वाले, जहां पर रहने का स्थान था ना। और चैत्य का मतलब जो पूजा का स्थान है ना, ये चीजें। प्राचीन काल, अब प्रागैतिहासिक काल में हाथी व मानव के शैल चित्र मिले। यहां से प्रागैतिहासिक काल में इस विराट सभ्यता से क्या मिले हैं कि हाथी व मानव के शैल चित्र मिले हैं, यानी दीवारों पर क्या मिले हैं, चित्र उत्कीर्ण मिले हैं, जिस कारण से यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल की ये चित्रशाला थी। इस कारण से इसे बोला जाता है कि प्राचीन काल की चित्रशाला के नाम से किसे जाना जाता है, तो विराट सभ्यता यानी बेराट सभ्यता को जाना जाता है। और बेराट सभ्यता को क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, देखो प्रागैतिहासिक काल के हाथी व मानव के शैल चित्र मिले हैं, इस कारण से इस सभ्यता को क्या कहा जाता है कि ये प्राचीन काल की चित्रशाला थी, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। अब यहां से अवशेष क्या क्या मिले, एक स्वर्ण कलश मिला है यहां से, जिसमें ये अनुमान लगाया गया कि जिसमें हड्डियां मिली, अस्थियां मिली, और उन अस्थियों से प्रमाण लगाया गया कि ये अस्थियां किसकी है, महात्मा बुद्ध की है। किसकी है, महात्मा बुद्ध की अस्थियां हैं। सूती कपड़े के में एक साथ 36 मुद्राएं मिली है। यहाँ पर एक सूती कपड़ा मिला, उस कपड़े में 36 मुद्राएं मिली है, और उन मुद्राओं में यह बताया गया कि ये जो 36 मुद्राएं थी इनमें 8 तो उसके पंचमारक सिक्के यानी चांदी की जो मुद्राएं थी जिन्हें आहत बोला जाता है, 8 तो वो थे, और 28 जो है 28 जो मुद्राएं हैं ये यूनानी शासकों की बताई गई है। यूनानी शासकों को हम बोलते हैं इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी सिक्के, यानी यूनानी शासकों की मुद्राएं बताई गई है। फिर ये कहा गया है कि इन 28 में से 16 एक जो यूनानी शासक है, 16 तो केवल और केवल राजा मिनेंडर की है, यूनानी शासक मिनेंडर की है। इन 28 में से तो कितनी, 16।
देखो बेराट सभ्यता से जो 36 मुद्राएं मिली है, वो 36 मुद्राओं में से 28 मुद्राएं तो यूनानी शासकों की है, और उन 28 में भी ये कहा गया है कि इन 28 में से भी 16 तो एक केवल यूनानी शासक जो मिनेंडर है, इस मिनेंडर की मुद्राएं मिली है आपको, है ना। कहां से? विराट से, बेराट। यहां से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले। ये देखो एकमात्र सभ्यता राजस्थान की जहां से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले हैं, कहां से? बेराट से मिले हैं। 1870-71 में अशोक का दूसरा जो भाब्रू अभिलेख है वो खोजा गया था। कहां से खोजा गया है? भीम डूंगरी से खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया? ALC कार्लाइल के द्वारा खोजा गया। कि इस कार्लाइल के द्वारा खोजा गया है कब? 1870-71 में भाब्रू अभिलेख सेकंड। कहां से खोजा गया है? भीम डूंगरी से खोजा गया है। और ये भीम डूंगरी है कहां पर? बेराट सभ्यता के अंतर्गत है। अब देखो यहां पर जो बेराट यानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र, और जयपुर यानी आमेर। आमेर जो प्राचीन समय में जयपुर को क्या बोलते थे? आमेर वाला क्षेत्र। अब आमेर देखो, मुगल काल की हम बात करें थोड़ी सी, तो हमारे एक मुगल शासक हुए हैं अकबर। इस अकबर की शादी होती है कहां पर? आमेर में। कहां होती है? आमेर। और आमेर का उस समय राजा कौन था? भारमल था। कौन था? भारमल। राजपुताने का सबसे पहला ये राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब? 1562 में। न केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि अपनी पुत्री का जो विवाह था, जिनकी पुत्री का नाम हरकाबाई, इस हरकाबाई का विवाह किसके साथ करते हैं? मुगल शासक अकबर के साथ में करते हैं। और विवाह ही नहीं करते, अपने पुत्र को भी इनकी सेवा में भेजते हैं। और अपने पुत्र को ही नहीं, अपने पुत्र के पुत्र यानी उनका पौत्र था मान सिंह, और मान सिंह को भी अकबर की सेवा में भेजते हैं। कौन? राजा भारमल। तो ये अकबर का यहाँ पर ससुराल था। कहां पर? आमेर में। और आमेर में अकबर का ससुराल था, तो अकबर यहाँ पर आता था। तो अकबर का जो ये जोधाबाई थी, हरकाबाई, इस हरकाबाई का पुत्र कौन? जहांगीर, जिसे सलीम कहते हैं। तो ये जहांगीर भी इसके साथ में आता है। तो जहांगीर का यहाँ पर ननिहाल हो गया, तो ये इधर आते हैं, तो इन आना जाना ही रहता था। तो यहाँ पर अकबरकालीन जो टकसाल मिलती है, यहाँ पर मुगल गार्डन मिलते हैं, मुगल सराय मिलते हैं। यानी मुगल भी इधर आते थे, तो मुगलों ने यहाँ पर क्या कर दिया था? टकसाल बनवा दी, मुगल गार्डन भी बनवा दिए, और मुगल सराय भी बना दिए थे, है ना। तो यहाँ पर मुगलकालीन प्रमाण भी मिले हैं। अकबर, जहांगीर व शाहजहां के सिक्कों के प्रमाण भी मिले, क्योंकि अकबर का तो क्या था? ससुराल था। जहांगीर का क्या था? ननिहाल था। तो इनके साथ में शाहजहां भी आता था, तो शाहजहां के भी क्या मिले? यहाँ से सिक्के मिले हैं। ह्वेनसांग इस यात्रा पर आया था। ह्वेनसांग बेराट की यात्रा पर आया था। कब? 634 ईस्वी में। तब इन्होंने बौद्ध धर्म के जो 8 स्तूप थे, इन स्तूपों की जानकारी दी है। किसने? ह्वेनसांग ने। आपसे ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि ह्वेनसांग जब बेराट की यात्रा पर आए तो उन्होंने किसकी जानकारी दी? तो बौद्ध धर्म के जो 8 स्तूप हैं, इन स्तूपों की जानकारी किसने दी? ह्वेनसांग ने दी। यहां से संघ लिपि के प्रमाण मिले हैं। किस लिपि के? संघ लिपि के। यहां से आपको क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं साथियों। उत्तर गुप्तकालीन संघ लिपि भी मिली है। कौन सी? उत्तर गुप्तकालीन संघ लिपि भी आपको कहां से मिली है? बेराट से मिली। हम एक बार रिवाइज करेंगे चीजों को। आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। अपनी क्लास तब तक चालू रहेगी जब तक आपको पूरा याद नहीं होगा। हम जितना पढ़ेंगे उतना यहीं का यहीं याद हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने को साथ साथ में याद करना है। कब तक याद करोगे ऐसे, है ना। तो आप क्लास के साथ में बने रहिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेराट से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भीम डोंगरी है, गणेश डोंगरी है, राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो अभी हमने बात की थी भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी, ये सारी की सारी बीजे की पहाड़ी किससे है? बेराट सभ्यता से। किससे है? बेराट सभ्यता से। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक भाग था। गलत बात है, जोधपुर का शहर नहीं था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि यहां से मौर्यकालीन जो चीजें हैं यहाँ पर वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, क्योंकि बौद्ध के यहाँ पर 2 स्तूप भी मिले हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो केवल और केवल 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक तो पहले ही गलत है, एक और 2 दोनों सही। ये गलत क्योंकि दूसरा सही हो सकता है, दोनों कथन सही है क्यों? एक तो गलत है ना सीधा सीधा, तो यहाँ पर जो कथन दूसरा है वो एकदम सही हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य जनपद की राजधानी
थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। देखो प्रश्न को कितना घुमाया गया है, और घुमाने के बाद में आपको तो सिर्फ एक ही चीज से पकड़ लेनी चाहिए। यहाँ पर जो महाभारत कालीन जो नाम दिया है इससे आपको समझ लेना चाहिए कि जो पांडव थे, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ के बिताया था? विराटनगर में। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विराटनगर। कौन सा हो जाएगा? विराटनगर। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने बात की थी उत्तरी चमकीले जो मृदभांड है वो कहां से मिले अपने को? तो बेराट से मिले हैं। कहां से मिले हैं? बेराट से। बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? अभी अभी हमने बात की है कि दयाराम साहनी के द्वारा बेराट सभ्यता की क्या की है? खोज की गई है। तो यह बात भी आपको सही है। अगली सभ्यता पढ़ते हैं बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल। बालाथल सभ्यता है कहां पर? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। नदी आपसे पूछे तो नदी आपकी आएगी आयड़। आयड़ ऑप्शन में ना हो तो आप कर देना बेड़च। बेड़च भी ऑप्शन में नहीं हो तो आप कर देना बनास। ठीक है ना? तो ये चीजें, ये भी पाषाणकालीन स्थल है। कई जगह इसको लोहा युगीन स्थल भी बताया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है? मुख्यतः जब आए तो आपको पाषाण युगीन करना है ना। पाषाण युगीन स्थल है कौन सा? ये बालाथल सभ्यता वाला। ठीक है ना? तो अब देखो इसका उत्खनन कार्य करते हैं। उत्खनन कौन करते हैं? उत्खनन कार्य जो किया जाता है वो किया जाता है 1993 में वी.एन. मिश्र। वी.एन. मिश्र का मतलब पूरा नाम क्या होता है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। कौन सा? वीरेंद्र नाथ मिश्र। इस वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। देखो उत्खनन और खोज कल भी बात की थी, आज फिर कर लेते हैं कि खोज का मतलब होता है कि सबसे पहले किसी चीज के बारे में बताने वाला व्यक्ति कि हाँ ऐसी ऐसी चीज वहां पर है। किसी चीज के बारे में सबसे पहले किसी भी चीज की जानकारी या किसी भी वस्तु की जानकारी सबसे पहले किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, उसे बोलते हैं खोज। और उत्खनन का मतलब यहां से खुदाई करने वाला, कि जो कस्सी लेकर यहां पर लगा, जिसने खोदा यहां पर, फिर उसको यहां से प्राप्त हुआ, वो मिला है उत्खनन। उसको क्या बोलते हैं? उत्खनन करना। तो यहां पर उत्खनन कार्य है वो वी.एन. मिश्र ने किया है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। यहां पर 11 कमरों का एक दुर्गनुमा भवन मिला है। बहुत बड़ा यहां पर भवन मिलता है। लगभग कितने कमरों का? जो 11 बड़ा कमरा है, 11 बड़े कमरे हैं, उन कमरों का एक दुर्गनुमा भवन मिला है यहां से। किसे? बालाथल से। प्राप्त सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा के चित्र के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। कृषि व पशुपालन व शिकार के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। भवन निर्माण में पत्थरों व ईंटों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। मृदभांड जो है वो लाल व भूरे। अब देखो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि यहाँ से किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं। तो लाल व भूरे और अपरिष्कृत मृदभांड मिले हैं। कैसे? अपरिष्कृत मृदभांड मिले कहां से? बालाथल से। तो ये चीजें थोड़ी सी याद कर लेना। बालाथल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में है। किस नदी के किनारे? आयड़ या बेडस नदी के किनारे। ताम्र पाषाणकालीन स्थल है ये। उत्खनन कार्य 1993 में वी.एन. मिश्र के द्वारा यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। 11 कमरों का एक दुर्गनुमा भवन है। प्राप्त सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा के चित्र मिले हैं। कृषि पशुपालन व शिकार के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। भवन निर्माण में पत्थरों व ईंटों का प्रयोग किया गया है। और मृदभांड जो है वो लाल व भूरे मृदभांड यानी अपरिष्कृत क्या मिले यहाँ पर? मृदभांड मिले हैं, जो मुख्य रूप से लाल और भूरे रंग के मिले। ये चीजें आपको याद करनी है। आगे सभ्यता आती है बागोर। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कौन सा स्थल है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है। बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा। और ये नदी पूछे तो कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी है। कौन सी? कोठारी नदी। और इस कोठारी नदी पर एक बांध बना है और उस बांध का नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो मेजा बांध बना है कोठारी नदी पर। और कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो बागोर जो सभ्यता है भीलवाड़ा में, यह सभ्यता विकसित हुई है कहां पर? कोठारी नदी के किनारे। इसका उत्खनन कार्य करते हैं 1967-68 में। कौन? 2 व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति का नाम है वी.एन. मिश्र और दूसरे व्यक्ति का नाम है एल.एस. लेसिन। एल.एस. लेसिन। 2 व्यक्ति, एक तो आते हैं वी.एन. मिश्र और एक एल.एन. लेसिन के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? उत्खनन कार्य किया जाता है। कब की बात है? 1967-68 में ये उत्खनन कार्य किया जाता है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। यहां पर जो अवशेष मिले उनमें एक ही क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बनता है कि यहां पर भारत के प्राचीनतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पर भारत के प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
प्राचीनतम मिले हैं वो भी कौन से मिले हैं? प्राचीनतम मिले हैं कहां से? आपकी बागोर सभ्यता से। कि बागोर सभ्यता से प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कहां से? बागोर से। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में इसे महासतियों का टीला बोला जाता था। किसे? महासतियों का टीला मध्य पाषाण काल में बागोर को बोला जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य पाषाण काल में महासतियों का टीला किसे कहा जाता था, तो आंसर आप कर देना बागोर। क्या कर देना? बागोर। यहां पर आदिम संस्कृति का संग्रहालय है ना, आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी यहां पर मिलता है। तो ये सभ्यता कौन सी? बागोर। बागोर में प्रश्न आपसे क्या क्या बन सकते हैं मैं बताता हूं आपको कि बागोर सबसे पहले किस काल का है, तो मध्य पाषाण काल का स्थल है। बागोर जो है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में है। नदी कौन सी है? कोठारी नदी है। कोठारी नदी पर कौन सा बांध? मेजा बांध बना है। और इसका जो उत्खनन कार्य वीएन मिश्र और लेसिन के द्वारा किया गया। और यहां पर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, भारत में प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? बागोर से मिले हैं ना। और यहां पर महासतियों का टीला कहा जाता था किसे? मध्य पाषाण काल में। किसको? बागोर को। अब एक ओजियाना सभ्यता आती है, ये बदनौर भीलवाड़ा में है, खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे है। और उत्खनन कार्य 2000 ईस्वी में आपका दो व्यक्ति आते हैं, B.R. मीणा और एक आता आलोक त्रिपाठी। कौन आते हैं? एक तो B.R. मीणा आते हैं और एक आते हैं आलोक त्रिपाठी। इनके द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। किसमें? ओजियाना सभ्यता में। आहड़ संस्कृति का ये ताम्रयुगीन स्थल है ना, आहड़ संस्कृति का ये ताम्रयुगीन स्थल है। और यहां से कृषि, भवन निर्माण और पशुपालन के साक्ष्य मिले। क्योंकि बाद में पशुपालन तो करते ही थे लोग, पहले धीरे धीरे पहले तो क्या करते थे? पशुपालन नहीं करते थे, पशुपालन से परिचित नहीं थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय जो बना लिया था वो पशुपालन और शिकार के को बना लिया था ना। तो ये चीजें यहां से मिली है। तो ओजियाना जो है, ओजियाना एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि ओजियाना जो स्थल है वो कहां पर है, तो ओजियाना भीलवाड़ा में है। और ओजियाना का जो उत्खनन कार्य किया गया था वो B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है ना। भीनमाल देखो जालोर में है। भीनमाल कहां पर है? जालोर में है। भीनमाल जालोर में है। और जो भीनमाल का प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या मिलता है इसका? श्रीमाल मिलता है। और ये जो श्रीमाल नाम मिलता है वो बिजोलिया विलेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या था? प्राचीन श्रीमाल था। अब देखो यहां पर क्या मिला है, यहां पर आपको मिला है यूनानी दुहस्ती सुरादी के प्रमाण, है ना। और ये अनुमान लगाया जाता है कि यूनानियों के साथ में यहां पर क्या मिला है? व्यापारिक संबंध था। कि इस प्रकार से देखो ये दुहस्ती जो सुरादी मिली है, यानी पानी पीने का कोई पात्र वगैरह है, ये पानी पीने इस प्रकार के जो पाथर मिले दुहस्ती, यानी दो हत्थे थे इसके, दो हत्थों वाला पाथर मिला है यहाँ पर। जिस मान लीजिए इस प्रकार से कोई ये पाथर होगा, इस प्रकार से इसके एक हत्था इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो इस प्रकार से ये पात्र मिला है, इस कारण से इसको कह दिया दुहत्ती, ठीक है ना। और इससे अनुमान लगाया गया कि ये यूनानियों के साथ में क्या मिल करते थे? व्यापारिक संबंध, क्योंकि यूनानी दुहस्ती मिलती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने कह दिया कि यहाँ के जो लोग थे वो यूनान से क्या करते थे? व्यापार करते थे, है ना। रोमन एम्फोरा के प्रमाण मिले यहाँ पर, सूरा पात्र मिला है ना। इसी कारण ये कह दिया कि जो रोमन एम्फोरा मिला है, एम्फोरा मिला है, इस कारण से ये कह दिया कि यहाँ पर जो रोम के लोग थे, ये जो लोग थे भीनमाल के, ये रोम के साथ में क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब देखो यहाँ पर जो भीनमाल है, इस भीनमाल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इतिहास का एक प्रसिद्ध जो व्यक्ति है उसका नाम है आपका, इसने एक पुस्तक लिखी है, उस व्यक्ति का क्या नाम है? उद्योतन सूरी। क्या नाम है? उद्योतन सूरी है, उद्योतन सूरी। और इस उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है कुवल्ले माला, कुवल्ले माला। ये जो कुवल्ले माला ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ को कितनी भाषाओं में लिखा? 18 भाषाओं में लिखा। इस कारण से इसे मरुवाणी कहते हैं। किसे कहते हैं? मरुवाणी। और ये उद्योतन श्री वत्सराज के टाइम पर थे, है ना। ये चीज गुजर प्रतिहार जब वंश पढ़ेंगे हम आगे, तो देखो भीनमाल का प्रसिद्ध एक विद्वान था जिसका नाम था उद्योतन सूरी। उसने एक कुवल्ले माला नामक ग्रंथ लिखा जो 18 भाषाओं में लिखा गया। और इस कुवल्ले माला को क्या कहते हैं? मरुवाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, 18 भाषाओं में लिखा गया।
ह्वेनसांग यात्रा पर आया था। ह्वेनसांग भी यहाँ पर भीनमाल की यात्रा पर आया था ना। रंगमहल, देखो रंगमहल की बात करें तो रंगमहल किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है रंगमहल। किस नदी पर? तो ये घग्गर नदी पर है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। उत्खनन का कार्य एक स्वीडन का दल आया था। उस दल का जो मुख्य व्यक्ति था वो कौन था? हनारेड। इस हनारेड ने यहाँ पर उत्खनन किया था और उत्खनन के बाद में यहाँ पर जो प्राप्त अवशेष हुए थे वो कौन कौन से अवशेष मिले? यहाँ पर गुप्तकालीन व कुषाणकालीन अवशेष मिले। यहाँ पर कुषाण शासक कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की तांबे की मुद्राएं मिली और यहाँ पर 105 तांबे के सिक्के भी मिले। 105 तांबे के सिक्के अपने को कहाँ से मिले हैं? रंगमहल से मिले हैं ना। रंगमहल, रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और इसका उत्खनन स्वीडन का एक दल आया था जिसका मुख्य व्यक्ति कौन था? हनारेड। इस हनारेड के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया। अवशेष यहाँ पर गुप्तकालीन व कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं। कुषाण शासक कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की तांबे की मोहरें मिलती है यहाँ पर, है ना। और क्या क्या अवशेष? गुरु शिष्य की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। गांधार शैली की मूर्ति कला मिली है यहाँ पर। भिक्षु व भिक्षुणी की मूर्ति मिली है। चावल की खेती के अवशेष मिले हैं और लाल गुलाबी रंग के क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं। किस रंग के? लाल गुलाबी रंग के क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं यहाँ पर। और टोडीदार मृद भांड मिले हैं जो केवल और केवल कहां से मिले हैं? रंगमहल से मिले हैं। कहां से मिले हैं? रंगमहल से। कि टोडीदार मृद भांड मिले हैं जो कहां से मिले हैं? केवल रंगमहल से मिले हैं। ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। अब देखो इनसे भी आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बालातल सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो किसके निर्देशन में हुआ था? तो बालातल सभ्यता, अभी आपने पढ़ा है कि बालातल सभ्यता जो थी उस बालातल सभ्यता में देखो एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। ये रही आपकी बालातल। बालातल सभ्यता का जो उत्खनन है वो वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया है ना। तो किसके द्वारा किया गया है? वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया है। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछेंगे तो वी.एन. मिश्र आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं ओजियाना पूरा स्थल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ओजियाना जो है वो आपका कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। कहां पर है? बदनौर में। कहां पर? बदनौर। और ये जो बदनौर जो स्थान है ये कहां पर पड़ता है? आपका भीलवाड़ा में पड़ता है ना। किस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले? तो अभी हमने बात की थी बागोर जो सभ्यता है, इस बागोर सभ्यता से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले। लाल व भूरे अपरिष्कृत मृद भांड कहां से मिले? तो अभी अभी हमने बात की थी कि आपको जो लाल और भूरे रंग के जो मृद भांड है ये आपको कहां से मिले? आप देखो एक बार कि आपके प्रश्न कहां गलत हो सकते हैं। अब देखो यहां पर कंफ्यूज होंगे आप। तो यहां पर जो यह रंगमहल है इस रंगमहल से तो किस प्रकार के? लाल और गुलाबी रंग के मिले। और अभी हम बात कर लेते हैं रंगमहल की, ये तो कर ली। फिर ह्वेनसांग, ये भीनमाल, और एक आपकी थी ओजियाना। बागोर जो सभ्यता है इस बागोर सभ्यता से आपको किस प्रकार के मिले? और एक आपके बालाथल, इस बालाथल से लाल व भूरे रंग के आपको अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं। कहां से? बालाथल से। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बालाथल होगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न वर्तमान में पूछे जा सकते हैं अपने को कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो इनके मृद भांड से संबंधित, एक इनकी खोज से संबंधित, एक इनके उत्खनन से संबंधित, और एक इनसे जो अवशेष मिले हैं ये अवशेष, और एक ही कौन सी नदी कौन सा जिला। ये तो थोड़ा सा आम प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जो स्थल आपको पता है कि ये लोहे युगीन है, ताम्र युगीन है या कांस्य युगीन है, इन स्थलों की भी थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? निमका थाना में। नदी कौन सी है? कांतली है। इसकी खोज कौन करता है? इससे क्या क्या अवशेष मिले? ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। 2 मिनट में हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, मात्र 2 मिनट में, है ना, कि आज में हमने क्या पढ़ा। तो जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? ताम्रयुगीन स्थल है। जिला कौन सा? निमका थाना है। कांतली नदी है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है इसे। ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है इसे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीन स्थल हमने बात की थी आहड़ है। और सबसे ज्यादा जो उपकरण मिले हैं तांबे के वो कहां से मिले हैं? आपको मिले हैं गणेश्वर से। और इसकी खोज R.C. अग्रवाल ने की है 1977-78 में। फिर हमने बात की यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला, यहाँ पे दोरी पेचदार पिन मिली। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के साथ में यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे किसका? यानी तांबा को निर्यात करते थे।
काले व लाल रंग, काले व नीले रंग युक्त मृदभांड मिले हैं जिन्हें कर्पिश वर्णी या गिरिक मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी के पात्रों में सर्वाधिक छल्लेदार पात्र यहाँ से मिले हैं। बहुनों में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बहुन निर्माण में किसका प्रयोग? केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। फिर हमने प्रश्नों की बात कर ली है। फिर गणेश बेराट की बात करें तो बेराट, कोटपुतली, बहरोड, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, दयाराम साहनी खोजकर्ता, कैलाश चंद्र दीक्षित और नीलरतन इनका क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। बीचक की पहाड़ी, भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी, ये सारी डोंगरियां कहाँ पर? आपकी बेराट में। यहाँ से मौर्यकालीन व बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। यहाँ से अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं, भाबरू शिलालेख 1 और भाबरू शिलालेख 2। और यहाँ पर बौद्ध चैत्य, बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप मिले हैं। यहाँ से हाथी व मानव की शैल चित्र मिले हैं प्रागैतिक काल से, जिस कारण से इसे प्राचीन काल की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण कलश मिला है जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां होने का प्रमाण बताया है। और सूती कपड़ों से कुछ यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है यहाँ पर बेराट से, है ना। तो ये चीजें आपको बेराट से मिली। बालाथल की बात करें, बालाथल उदयपुर में है। नदी पूछे तो आयड कर देना, बेडज कर देना। उत्खनन कार्य जो किया था वीएन मिश्र के द्वारा। आप साथ साथ में बोलो किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा। 11 कमरों का एक बड़ा सा दुर्गनुमा एक भवन मिला है यहाँ पर। प्राप्त सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा के चित्र मिले हैं। कृषि और पशुपालन के शिकार के साक्ष्य मिले हैं। भवन निर्माण में पत्थरों व ईंटों का प्रयोग मिलता है। और यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं वो लाल व भूरे रंग और अपरिष्कृत मृदभांड यहाँ पर मिले हैं। बागोर सभ्यता ये मध्य पाषाण काल स्थल है। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा है। नदी कौन सी है? कोठारी है। वीएन मिश्र और एल लेसिल कौन करते हैं? यहाँ पर उत्खनन करते हैं। और भारत के प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। ओजियाना बदनौर भीलवाड़ा में है। खारे नदी के किनारे है। उत्खनन कार्य BR मीणा और त्रिलोक त्रिपाठी करते हैं। और जो भीनमाल है ये जालौर में है। प्राचीन नाम श्रीमाल है। और यहाँ से जो है एक वल्यमाला जो ग्रंथ लिखा गया था उद्योतन सूरी ने 18 भाषाओं में लिखा है। इसको मरु भाषा वरुवाणी के नाम से भी जाना जाता है। रंगमहल आपके हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से गुप्तकालीन कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। 105 तांबे की सिक्के मिले हैं। तो ये सारी चीजें अपने 5 ही मिनट में रिवाइज कर ली। तो आपको भी इसी तरीके से बार बार रिवाइज करना है। जो हम पढ़ाई करते हैं बार बार रिवीजन करेंगे तभी चीजें जाकर हमारे को याद होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।